हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। प्रकृति से अपने जीवन की लड़ाई को लड़ते हुए आज मानव ने बहुत ज्यादा तरक्की की है और यदि कहा जाए तो वर्तमान में पृथ्वी पर जीवित सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा शक्तिशाली और इवन सबसे ज्यादा विनाशकारी यदि कोई जीव है या फिर कोई पशु है तो यह होमो सैपियंस है। आपको मेरी बात सुनने में कुछ गलत लग सकती है या फिर आपको क्रोध आ सकता है, परंतु यह बात सत्य है कि यहां पर यदि हम वर्तमान विषय में बात करते हैं तो वर्तमान में यदि सबसे खतरनाक कोई जीव है तो वह है होमो सैपियंस। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा बोलने का कारण एक नहीं है, अपितु जिस प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया, आज हम उसी प्रकृति के अगेंस्ट में खड़े होकर उसे इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं कि हमसे विनाशकारी जीव कोई अभी इस पृथ्वी पर विद्यमान नहीं है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यह है वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। और इस माउंट एवरेस्ट के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई यह वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, हिमालय रेंज में नेपाल में स्थित है। और इसको पहली बार किसने फतेह किया तो हम बहुत बार नाम सुनते हैं, जेंगिस नोर्गे। और साथ में हम ये भी पढ़ते आ रहे हैं कि यदि इंडियंस में बात करें तो इंडियंस में किसने सबसे पहले फतेह किया है, इसमें आप नाम सुनते हैं अवतार सिंह चीमा। और यदि लेडी की बात करें तो बछेंद्री पाल। परंतु आज का ये डिस्कशन इस बात पर आधारित नहीं है। आज का यह डिस्कशन इस बात पर आधारित है कि यदि आज वर्तमान में आप देखेंगे तो यही माउंट एवरेस्ट खतरे की कगार पर है। अर्थात यहां पर यदि आप इस माउंट एवरेस्ट के बारे में अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहां पर जो फ्रोजन गार्बेज है, जो अपशिष्ट है, उसकी मात्रा इतनी बढ़ चुकी है, इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि वर्तमान में 11 टन से अधिक गार्बेज निकाला जा चुका है। उसके बावजूद अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 40 से 50 टन यहां पर गार्बेज विद्यमान है। इस बारे में डिस्कशन करने से पूर्व एक बार हम इसकी लोकेशन जान लेते हैं कि एक्चुअल में यह माउंट एवरेस्ट लोकेटेड कहां पर आपको दिखाई देता है। जस्ट अ सेकंड देखिएगा, यदि आप माउंट एवरेस्ट की लोकेशन देखते हैं बेसिकली आपको पता होगा, परंतु इस डिस्कशन को प्रारंभ करने से पहले मुझे यह बताना आवश्यक है उन स्टूडेंट के लिए जिनको लोकेशन का ज्ञान नहीं है। क्लियर? यदि आप माउंट एवरेस्ट की लोकेशन देखेंगे तो यह है हमारा इंडिया वाला मैप और हमारे भारत के उत्तर पूर्वी भाग में आपको दिखाई देता है क्या, नेपाल। और नेपाल में ही स्थित है माउंट एवरेस्ट, जिसे अलग अलग देशों में या फिर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि यदि आप भारत के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो भारत में इसे हम माउंट एवरेस्ट नाम दे रहे हैं, परंतु जब आप इसको म्यांमार में देखते हैं तो इसे ही कहा जाता है क्या, माउंट एवरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पर हिमालय की बात कर रहा हूं। क्लियर? तो यहां पर इसी हिमालय को अफगानिस्तान में कॉल कर लिया जाता है क्या भाई, हिंदू कुश माउंटेन। हिंदू कुश के बाद सुलेमान, यह है हिमालय, और यहां पर कॉल किया जाता है अराकान योमा। अब यहीं पर इसी हिमालय पर एक रेंज विद्यमान है और इस रेंज को बेसिकली कॉल किया जाता है दैट इज माउंट एवरेस्ट। और इसी माउंट एवरेस्ट रेंज को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे यह है माउंट एवरेस्ट, इसे यदि आप नेपाल में देखेंगे तो नेपाल में इसे कॉल किया जाता है सागरमाथा इन नेपाल, सागरमाथा। जब आप देखते हैं तिब्बतियन प्लेट्यू पर तो तिब्बत में इसे कॉल किया जाता है चोमो लुंगमा। क्लियर? इसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी, है ना। ऐसे अलग अलग स्थानों पर आपको अलग अलग नाम इसके देखने के लिए मिलेंगे। अब यदि इसकी लोकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया है तो आप ये बात जान ले भाई कि आज वर्तमान में माउंट एवरेस्ट को लगभग 6000 से अधिक लोगों ने फतेह कर लिया है। यानी कि पहले ये बात बहुत बड़ी हुआ करती थी कि भाई माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, परंतु आज वर्तमान में भी बड़ी है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु हाँ लगभग 6000 से अधिक लोगों ने इस माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। और इवन इसमें कई ऐसे भी लोग विद्यमान हैं, ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने इस माउंट एवरेस्ट को लगभग 30 से अधिक बार फतेह कर लिया है। यानी कि जब आप कोई भी क्लाइंबर माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के लिए जाता है तो उनके साथ एक शेरपा रहते हैं, इन्हीं में से एक शेरपा है एंग बाबू शेरपा। क्लियर? तो इन्होंने लगभग 30 बार इस पूरे माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। अब यदि वर्तमान समय में हम बात करते हैं तो एक प्रश्न आपने मन में उठ सकता है कि भाई यहां पर माउंट एवरेस्ट का नाम किस प्रकार से रखा गया है या फिर इसको माउंट एवरेस्ट क्यों कॉल किया जाता है। तो याद रखिएगा कि एक रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी थी, उन्होंने 1865 में एक व्यक्ति के सम्मान में, जो कि एक ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक अधिकारी वर्ग में ये चयनित हुए थे और फिर 1863 लगभग में इनका रिटायरमेंट हुआ था। उनके सम्मान में इस पीक 15 का नाम चेंज करके
इन्होंने रख दिया था माउंट एवरेस्ट, जिसका विरोध इनके द्वारा किया गया था, अर्थात जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा इसका विरोध हुआ था, परंतु फिर बाद में इसका नाम जो पड़ा, आज भी आप इसको माउंट एवरेस्ट के नाम से ही जानते हैं। अब बात करते हैं कि वर्तमान में यह खबरों में क्यों है। यदि वर्तमान में खबरों की हम बात करते हैं तो याद रखें कि इसकी लोकेशन के बारे में हमने देख लिया है। ये कुछ स्टेजेस होती है माउंट एवरेस्ट की, जहां से आप इसको चढ़ना प्रारंभ करते हैं। यहां पर यदि आप क्रिक वाले क्षेत्र को छोड़ देते हैं तो यहां से बेस कैंप से आप इसको चढ़ना प्रारंभ करेंगे। बेस कैंप से आप चढ़ाई शुरू करते हैं शेरपा के साथ, और आपके साथ जो शेरपा रहते हैं एक्चुअल में ये आपको बताते जाते हैं कि भाई इस माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के लिए किस मार्ग को आपको फॉलो करना है। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि एक्चुअल में जब आप माउंट एवरेस्ट को फतेह करते हैं तो 6-7 महीने का एक ट्रेनिंग पीरियड आपके सामने होता है। अब इस 6-7 महीने के ट्रेनिंग पीरियड में आप समझते हैं एक्चुअल में कि भाई इतनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आएगी, और जो सूर्य की लंबवत किरणें हैं ये तो आपके ऊपर पड़ेंगी ही। अब तापमान और दाब को आपको कैसे सहना है, कैसे आप सरवाइव कर पाएंगे, यह एक बड़ी समस्या रहती है, जिसके लिए इस बेस कैंप पर आप ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं। यानी कि लगभग 6 से 7 महीने का ये ट्रेनिंग पीरियड रहता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो ट्रेनर्स रहते हैं वो आपके चेकअप करते हैं कि भाई आप इतने कम वायुमंडलीय दाब को सह पाने के योग्य हैं या नहीं। यदि मान लीजिए सूर्य की वर्टिकल रेज आपके ऊपर पड़ रही हैं तो एक्चुअल में ये बर्फ के साथ क्रिया करके रेडियो एक्टिव विकिरण निकालती हैं, और इस रेडियो एक्टिव विकिरण से आप स्वयं की रक्षा कर पाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपकी मौत ही हो जाएगी, परंतु हां कुछ ट्रेनिंग दी जाती है जिसके द्वारा आप यह पता लगा पाए कि एक्चुअल में उस कंडीशन में हमें किस प्रकार से सरवाइव करना है। साथ में इतनी ऊंचाई पर किसी भी प्रकार का एग्रीकल्चर तो होता नहीं है, या फिर किसी भी प्रकार का ह्यूमन सेटलमेंट तो होता नहीं है। वो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो इसमें आप अपने साथ उस ट्रेनिंग पीरियड का पूरा सामान उस क्लाइंबिंग पीरियड का पूरा सामान लेकर इस माउंट एवरेस्ट को फतेह करना प्रारंभ करते हैं। अब जब हम 2 माले ही चढ़ते हैं बिल्डिंग में और हमारे पास कुछ वजन रहता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, जिस चीज का उपयोग नहीं है हम उस चीज को निकाल देते हैं, यानी कि फेंक देते हैं कि भाई अब इस चीज का उपयोग नहीं है, आप इस चीज को हटा दीजिए तो आपका जो वेट है ये थोड़ा सा कम हो जाए। अब यहां पर वह वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक को फतेह करने के लिए जा रहा है, अर्थात 8,849 मीटर। बीच में ये विवादों में आया था जब चाइना ने यह क्लेम किया था कि एक्चुअल में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,844 मीटर है। इसका मेन कारण बताया गया था कि वर्ष 2015 में जो भूकंप आया, इस 2015 में भूकंप के द्वारा इसकी ऊंचाई में कुछ गड़बड़ी आ गई है ना। दैट इज वाई कि यहां पर चाइना ने यह क्लेम किया था कि इसकी ऊंचाई लगभग 8,844 मीटर है, परंतु सत्यता यही है कि इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। क्लियर, मैं यहां पर नोट डाउन कर देता हूं यदि आपको कंफ्यूजन हो। 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है, ये एक डेटा है। क्लियर। अब यदि हम यहां पर देखते हैं तो इसी को माउंट एवरेस्ट समिट भी कहा जाता है। अब यदि इसके आधार पर हम देखते हैं तो जब भी आप माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के लिए जाते हैं तो एक अंदाजा लगाइए कि इसको फतेह करने में अप्रोक्सीमेटली कितना एक्सपेंडिचर आता होगा। तो आप पीछे देख सकते हैं कि भाई इसको फतेह करने में लगभग 25 से 50 लाख तक का एक्सपेंडिचर आपको लग जाता है ना। ये थ्योरीज हैं, और यदि सत्यता के आधार पर हम देखें तो इससे ज्यादा ही लगता है। कई थ्योरीज ये बताती हैं, कई एक्सपेरिमेंट ये बताती हैं, ये तो वर्ष 2019 का डेटा है। क्लियर, कई एक्सपेरिमेंट ये बताते हैं कि इसको फतेह करने में लगभग 80 लाख तक का खर्चा आ जाता है। अब समस्या वर्तमान में क्या है, अर्थात आज का टॉपिक क्या है, तो याद रखिएगा गार्बेज की फोटो आप देख पा रहे हैं। अब ये गार्बेज कहां से आया, यानी कि जब इतनी लंबी जर्नी कोई इंसान तय करेगा, कोई पर्सन तय करेगा, तो भाई वो बीच में खाना भी खाएगा, बीच में अपने मलमूत्र का त्याग भी करेगा, बीच में वह रेस्ट भी करेगा, जो टेंट लेकर जो कैंपिंग का सामान वह लेकर जा रहा है उसको लगाएगा भी, और जब उसका उपयोग खत्म हो जाएगा तो अब उसको अपने समीप तो रखेगा नहीं, उसको उसी स्थान पर छोड़ेगा। कारण क्या है कि उसे ऊपर जाना है, और ऊपर जाने के लिए सबसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट तो यह है कि भाई उसका वजन कम होते जाए, अर्थात उसको फतेह तो करना है। कई लोग यहां पर प्रयास करते हैं, 3-3, 4-4 बार प्रयास करते हैं, परंतु नहीं कर पाते हैं। 4थी 5वीं बार में वो सफल हो पाते हैं, और कई ऐसे हैं जिन्होंने 30-30 बार इस माउंटेन की फतेह कर लिया है। अब याद रखिएगा कि इन्हीं सब क्रियाओं के कारण वर्तमान में यदि आप देखें तो माउंट एवरेस्ट में यह गार्बेज जमा हो गया है, और यह गार्बेज कितना है तो इसके बारे में रिपोर्ट्स हमें बताती हैं कि भाई जब यहां पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आंग
बाबू शेरपा। यानी कि ये शेरपा क्या होते हैं, तो बेसिकली जो माउंट एवरेस्ट फतेह करने के लिए आते हैं, उनकी सहायता के लिए जो आगे आगे चलते हैं, उनको जो रास्ता बताते हैं, उनको जो गाइड करते हैं, इन्हें कॉल किया जाता है शेरपा। ये एक शेरपा हैं जिन्होंने एक प्रयास चलाया, जिन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया, जिसके तहत माउंट एवरेस्ट के आसपास ये जितना भी कचरा है, जितना भी कूड़ा है, इसको साफ करने का जिम्मा इन्होंने उठाया। और साफ करते करते आपको जानकर हैरानी होगी कि आज वर्तमान में इन्होंने 11 टन के लगभग तो इस कचड़े को साफ कर लिया है। यानी कि आप देख सकते हैं कि 11 टन के लगभग इन्होंने साफ कर लिया है। और अप्रोक्सीमेटली कितना बचा हुआ है, तो 40 से 50 टन ये गार्बेज बचा हुआ है। अब नेपाल गवर्नमेंट का कहना है कि भाई ये एक्चुअल में हो क्यों रहा है, तो भाई यहां पर जो भी लोग माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के लिए आते हैं, वो अपने द्वारा लाया हुआ पूरा का पूरा सामान यहां पर छोड़ जाते हैं। और इवन यहां पर जब इन आन बाबू शेरपा ने इसकी सफाई करना शुरू की, तो 4 मानव कंकाल भी यहां से प्राप्त हुए। अर्थात यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मानव अपने साथ प्लास्टिक लेकर जा रहा है, वहां तक तो ठीक है, परंतु ये जो कंकाल मिले हैं, इन कंकाल के सड़ने पर यहां से यदि मान लीजिए किसी भी प्रकार की कोई बीमारी फैलती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये नेपाल गवर्नमेंट का कहना है। और इसी के साथ याद रखिएगा कि यहां पर ये जो प्लास्टिक है, जो कि कभी भी नष्ट नहीं होता है, और यदि नष्ट होता है तो इससे नष्ट होने में बहुत अधिक समय लग जाता है। ये एंथ्रोपोजेनिक क्रियाएं जो हो रही हैं, एंथ्रोपोजेनिक मतलब कि पृथ्वी का वह युग जिसमें मानव ने प्रकृति को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाई, ये जो एंथ्रोपोजेनिक युग है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, और यहां पर जो क्रियाएं हो, सॉरी एंथ्रोपोजेनिक जो क्रियाएं हैं, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्योंकि ये एंड ऑफ द डे है तो कहां पर, नेपाल में। और यदि नेपाल में ये स्थित है, तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेपाल गवर्नमेंट की बनती है। परंतु आते तो पूरे विश्व से लोग हैं ना, तो नेपाल गवर्नमेंट का कहना है कि भाई इस पर कुछ नियम ऐसे बनाए जाएं जिसके द्वारा इस माउंट एवरेस्ट को संरक्षित किया जाए। क्लियर। अब कई लोगों का कहना है, कई लोगों के मन में यह क्वेश्चन आ जाता है कि भाई हमने मान लिया कि माउंट एवरेस्ट को संरक्षित करना है, परंतु वास्तविकता में संरक्षण की आवश्यकता पड़ ही क्यों रही है। तो इसका एक कारण तो है कि भाई ये जो होमो सैपियंस है, ये अपनी क्रियाएं कर रहा है, जिसके बारे में अभी हम 10-12 मिनट से चर्चा कर रहे हैं। और दूसरी बात कि यदि आप भारत के कंटेक्स्ट में देखें, तो ये हिमालय ही है जो कि भारत में सदा नीरा नदियों को प्रवाहित करता है। यानी कि यहां पर जो आप देखते हैं कि यहां आपको गंगा ड्रेनेज सिस्टम दिखाई देता है, जो कि उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग को सिंचित करता है। यहां पर आपको ब्रह्मपुत्रा ड्रेनेज सिस्टम दिखाई देता है, जो कि उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग के एक एरिया को सिंचित करता है, और वर्ल्ड के सबसे बड़े डेल्टा दैट इज कॉल्ड सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करता है, जो कि बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। यही हिमालय ही है जिसके कारण इस इंडस ड्रेनेज सिस्टम को बहुत अच्छी मात्रा में जल की आपूर्ति होती है, और हमारे पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में आप इसका महत्व अच्छे से समझ सकते हैं। यह तो हुआ नदियों के कंटेक्स्ट में बात, और साथ में यदि हम बात करें तो यह बायोडायवर्सिटी के लिए भी बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप यदि आप हिमालय रीजन को देखते हैं, तो हिमालय रीजन में आपको बायोडायवर्सिटी भी बहुत अधिक देखने के लिए मिलती है। जैसे कि यहां पर 2 प्रकार के बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट आपको देखने के लिए मिलेंगे, अर्थात जैव विविधता के हॉटस्पॉट मिलते हैं। ये कौन से हैं, तो एक है पश्चिमी हिमालय, और साथ में एक आता है पूर्वी हिमालय। अब इसमें से बट ऑब्वियस है कि यहां पर भी बायोडायवर्सिटी है, और इस एरिया में भी आपको क्या मिलेगी, बायोडायवर्सिटी मौजूद देखने के लिए मिलेगी। तो बायोडायवर्सिटी के कंटेक्स्ट में भी यह हिमालय हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे लिए ही नहीं, अपितु यह नेपाल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थात यदि बायोडायवर्सिटी हो, यदि पानी हो, और पानी की आपूर्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कारण यह है कि यदि आप अभी वर्तमान में देखेंगे, तो वर्तमान समय में इस पानी की इतनी किल्लत है कि यहां पर जो हिमालय में ग्लेशियर मौजूद है, यही हमारे लिए पीने के पानी का एकमात्र स्रोत है। यदि ये गए तो आप समझ लीजिए कि मानव के लिए पीने का पानी अब नहीं है पृथ्वी पर। कारण यह है कि हम ये बोलते हैं कि 71% एरिया में जलखंड है, परंतु वो महासागरीय जल है, और यदि इस महासागरीय जल की हम बात करते हैं तो यह पीने योग्य कतई नहीं है। क्लियर। और इस महासागरीय जल में भी, ये महासागरीय जल में भी कुछ परसेंट, यानी कि यदि आप इस 71% को 100% मानकर चलते हैं, तो इस 100% का केवल 1% मानव के पीने के लिए है, और इसमें से भी कुछ परसेंट नदियों में है। अब यदि इसको बचाना है, तो
सबसे पहला प्रयास तो यह है कि भाई जितने भी ग्लेशियर आपको दिखाई दे रहे हैं, आप सबसे पहले इनको बचाएं, क्योंकि यदि इन ग्लेशियर को नहीं बचाया गया तो यह आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानि का सब्जेक्ट हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हानि का विषय हो जाएगा। क्योंकि यदि आज आपने इस हिमालय को नहीं बचाया तो आने वाले समय में नदियां गायब हो जाएंगी, जिसके कारण उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये तो इंडिया के कंटेक्स्ट में है, अपितु चाइना, तिब्बतियन प्लेट्यू और साथ में पाकिस्तान, ये सभी दुविधा में आ जाएंगे, या फिर मैं यूं बोलूं कि यहां पर पूरा का पूरा बायोडायवर्सिटी ही नष्ट हो जाएगी। तो याद रखें कि वर्तमान समय में होमो सेपियंस इसके लिए क्या कर सकता है। तो यदि होमो सेपियंस इसके लिए कुछ कर सकता है तो केवल अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए कि भाई हमें समय समय पर किस किस प्रकार की क्रियाएं करनी है। और ये जो फ्रोजन गार्बेज है, यहां पर जो आप जा रहे हैं माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के लिए कि हमारा नाम होगा, इसको आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि आप माउंट एवरेस्ट को फतेह करने जाएं, परंतु आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहां पर समझे कि एक्चुअल में हमें करना क्या है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। यानी कि हम यदि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के लिए जा रहे हैं तो यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको स्वच्छ भी करें। कारण यह है कि जब आप इतने वेल एजुकेटेड, आपको प्रकृति ने बनाया है, तो अब प्रकृति की रक्षा करना इस होमो सेपियंस का काम है, जो अभी वर्तमान तक यह नहीं कर पा रहा है। क्लियर? तो अभी आज का टॉपिक इसी बात पर आधारित था कि यह फ्रोजन गार्बेज के कारण किस प्रकार से यह माउंट एवरेस्ट खतरे में है और यह क्यों चर्चा में बना रह रहा है। यानी कि यहां पर विभिन्न प्रकार के न्यूज़पेपर, द हिंदू ने भी इस पर बात उठाई थी। तो क्या कारण है कि यह चर्चा में रह रहा है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने का प्रयास करें। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।